ठीक है, सर्कल का इक्वेशन सभी को याद हो गया है। एक बार रिवाइज कर ले। पहला फॉर्म था x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जहां g की वैल्यू माइनस अल्फा और f की वैल्यू माइनस और c की वैल्यू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और r की वैल्यू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, अलग अलग पोजीशंस के लिए सर्कल पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात? चल क्वेश्चन लिख, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बता दिया है ईओसी का मतलब यह क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स, व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट्स। आपके पास पॉइंट दिए हैं, पहला दिया है 1, 1, 2, -1, 1, 1, 2, -1 एंड तीसरा पॉइंट आपके पास दिया है कितना बच्चे, 3, -2, 3, कितना -2। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जब इस 3 पॉइंट से पास हो रहा है। किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1, 1, 2, -1 और तीसरा दिया 3, -2। यही है, यही है। तुम्हारा नाम साहिल है? अच्छा, अच्छी बात, तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन लगते हैं, यही तुम्हारा नाम साहिल और करेंगे। हाँ चले, तो हम मान लेते हैं लेट, देखिएगा लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या ले रहे हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का कितना बचे, dx प्लस और प्लस इक्वल टू, चूंकि ये सर्कल जो है ये तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तीनों, तो ये तीनों पॉइंट इस सर्कल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो हम पहले ले रहे हैं 1, 1 के लिए, किसके लिए ले रहे हैं, तो यहाँ x के जगह 1, y के जगह 1, प्लस का ये आपको 2g दिख रहा है, प्लस का ये आपको 2f दिख रहा है, प्लस c इक्वल टू 0। हाँ या ना, ये किसके लिए है बच्चे, 1, कोई दिक्कत है? अरेंज किया तो हमें मिला 2g प्लस का 2f और प्लस का c इक्वल टू -2। सोच लिया, पहला कर छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा हम ले रहे हैं 2, -1 के लिए, किसके लिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का ये हो जाएगा प्लस का 4g, सोच लिया क्या, माइनस का 2f, सोच लिया क्या, और प्लस का c इक्वल टू कितना 0। ये किसके लिए लिया हमने, 2, -1 के लिए, बगल में लिखते जा रहे हैं, बोलाया। तो यहाँ से 415 यानी ये 4g हो गया, वही 4g हो गया, ये कितना हो गया, माइनस का 2f प्लस का c इक्वल टू कितना, -5। क्लियर है? उसी तरीके से तीसरा पॉइंट के लिए पास हो रहा है 3, -2, 3, तो क्या पहला का 9 दिख रहा है और फिर प्लस का 4 दिख रहा है और 3 2 6g दिख रहा है, ठीक है, और माइनस का 4f दिख रहा है और प्लस c इक्वल टू 0। ये किसके लिए लिखा हमने, 3, -2 के लिए। क्या ये बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन है? तो यहाँ से आपके पास आ रहा है कितना बच्चे, 6g माइनस का 4f प्लस c इक्वल टू -30 आ गया। चल अब हमें इस 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करना है, तो किसी 2 इक्वेशन को उठा लो और इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, c गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और फिर इसको ले लो, इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर दो, c गायब हो जाएगा। तो हमें 2 इक्वेशन मिल जाएगा g और f में, उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मान लो इस इक्वेशन का नाम हम 1 दे देते हैं, इसका हम 2 नाम दे देते हैं और इसका क्या नाम दे देते हैं, इसमें पहले फर्स्ट और सेकंड को ले ले, यानी पहला स्टेप में करना है सबट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देंगे, इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया या सेकंड माइनस फर्स्ट किया है ना, सेकंड माइनस फर्स्ट किया है, ठीक है। 4g - 2g कितना आ गया बच्चे, और -2f कितना आ गया, और c कितना हो गया 0, -5 + 2 कितना आ गया, छोड़ दे, आया। और फिर उसी तरीके से कर ले सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, सेकंड फ्रॉम क्या लिख रहा है बच्चे, थर्ड। इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, 6g - 4g कितना आ गया बच्चे, 2g। उसके बाद -4f माइनस प्लस, -4f माइनस प्लस -2f कितना आ गया, और ये हो गया प्लस का -13 + 5 कितना हो गया 8, कितना आ गया नेगेटिव, -8 कितना आ गया। अब ये 2 इक्वेशन फिर बन गए,
अब तो सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें से इसको क्या कर देना चाहिए, सब्ट्रैक्ट, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 0 हो गया, ये आ गया माइनस का 2 है, कितना आ गया, अच्छा ये ध्यान रखना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो ये 3 है और माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, कितना आ गया, प्लस 5, ओके ठीक है, ये आ गया आपके पास 5, तो f की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास कितना आ रही है, माइनस 5/, बोला है f की वैल्यू माइनस 5/2। अब इसी इक्वेशन को किसी में भी पुट कर दे, इसमें पुट करना चाहते हैं इसमें पुट कर ले, तो जैसे ही हमने पुट किया हमारे पास g की वैल्यू यानी 2g जो है वो है -8 + 2 और f के जगह कितना लिखना है बच्चे, -5/2, बोला है, इस 2 से इस 2 को काट लिया, -8 - 5 कितना आ गया भैया, -13, तो g की वैल्यू आ गई -13/2, सोच लिया क्या। अब इस दोनों इक्वेशन को उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दे, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी c। अब यहाँ से अगर हम रख लेते हैं 2 g की वैल्यू हमने रख दिया कितना, -13/2, ठीक है, प्लस 2 f की वैल्यू कितनी रख दी, -5/2 और प्लस c इक्वल टू कितना है बच्चे, -2, तो इस 2 से इस 2 को काट दिया, इस 2 से इस 2 को काट दिया, -13 - 5 कितना आ गया, -18 प्लस c इक्वल टू -2, तो c की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, बोल आया। अब इस पूरे वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रखेगा तो आपके पास इक्वेशन जो आएगा वो आएगा x² + y², बोल आया, 2gx है, g की वैल्यू कितनी है, -13/2। अच्छा एक बात बताइए, नेगेटिव का आएगा पॉजिटिव का आएगा, हाँ जैसा है वैसा ही रखना पड़ेगा, नेगेटिव का आएगा, हाँ ये मत समझना कि g तो तुमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, ये अल्फा बीटा थोड़ी निकाला, जो यहाँ g निकाला वही रखना है, समझ रहा है, सेंटर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा उसका। अगर हम आपसे इसका सेंटर पूछते, क्या पूछते हैं, तो इस सर्कल का आप सेंटर जो है वो आप 13/2 बोलते और 5/2 बोलते, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि सर्कल का सेंटर जो होता है वो -d, -f होता है, हाँ इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बात समझ में आ रहा है। तो ये जैसा है वैसा ही रखेंगे, तो ये हमारे पास 2 कट के हमारे पास माइनस का 20 दिख रहा है, बहुत बढ़िया, और 2 कट के माइनस का -5/5 दिख रहा है, ठीक है, और c की वैल्यू प्लस का 60 इक्वल टू कितना दिख रहा है, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, अगर ये 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो, बोला है, कोई दिक्कत है, चलिए क्वेश्चन और देख लें। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the point, which passes through 0, 1, कितना किससे पास हो रहा है बच्चे, 0, 1 and 2, 3, आगे इसी में कह रहा है and has center on the axis, and has center on x axis is दिया है ऑप्शन, लेकिन हम ऑप्शन में नहीं जा रहे, हम आपको बस इस बात को समझा रहे हैं कि किस तरीके से इसको डील करें। अच्छा कुछ चीजें हमने बताई थी, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बेहतर है, हमने बताई थी इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट x² + y² + 2gx + c = 0, because f = 0 at its center lies on the x axis, the y coordinate is 0, हाँ या ना बोल, तो हम डायरेक्ट उस इक्वेशन को लिख लें, यानी अगर नहीं याद है तो हम लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट x एक्सिस, सेंटर्ड एट x एक्सिस क्या होता है भैया, x² + y² प्लस का कितना 2gx और प्लस c इक्वल टू कितना 3। अब ये जो सर्कल है ये 0,1 से पास हो रहा है, 2,3 से पास हो रहा है, हाँ या ना, तो 0,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या ये आपको 0 + 1 प्लस x की वैल्यू 0 है, कितनी 0 और प्लस c इक्वल टू 0 दिख रहा है, यानी c की वैल्यू -1 दिख रही है, सोच लिया क्या, अच्छा ये 2,3 से भी पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, तो अगर 2,3 रखते हैं तो ये हो रहा है 4 + 9 प्लस कितना 4x 4g, हाँ 4g और प्लस c इक्वल टू 0, यानी आपको ये 4g दिख रहा है, 9 4 13 और प्लस 1 14 दिख रहा है, सॉरी -12 कितना दिख रहा है, बोल आया, तो क्या g की वैल्यू आपको -3 दिख रही है, g की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो क्या अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² -6x और +1 = 0 दिख रहा है, सोच ले -1 ऐसे ही होता है, सॉरी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू कितना दिख रहा है 0। बोल आया। तो अगर आपको टाइप्स ऑफ सर्कल याद रहता तो बेहतर है, याद नहीं करना, ऑब्जर्वेशन है। अगर मान लो हमें नहीं पता चलता तो हम आपको एक फिगर बना के दिखाते ऐसा कि एक सर्कल है ऐसा जो सेंटर्ड एट एक्स एक्सिस है। सेंटर्ड एट एक्स एक्सिस है तो जो भी कोऑर्डिनेट रहा होगा वो -d,0 रहा होगा। हाँ या ना बोल। और एक पॉइंट जो है वो 0,1 से गुजर रहा है, यानी एक्स एक्सिस क्या है 0 और वाई एक्सिस कितना है 1। एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस 1, यानी ये कहीं इधर ऊपर की तरफ रहा होगा। मैं इमेजिनरी फिगर की बात कर रहे हैं, हाँ या ना। और दूसरा हमारा किससे 2,3 से। तो ये अगर डायरेक्ट याद है तो बेहतर है, नहीं याद है तो आप चीजों को अगर दिमाग में रखोगे वहां से भी क्लियर हो जाए। बात समझ में आ रहा है? नोट कर आगे की चीजें देखते हैं फटाफट। इसके जो आपके पास फॉर्मूले हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो एक बात बताओ, अगर एक पॉइंट अगर ये सर्कल इस पॉइंट से गुजर रहा है तो x को सेटिस्फाई करेगा। तो पहला इक्वेशन बनेगा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और दूसरा प्लस 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना r स्क्वायर। दूसरा भी इक्वेशन बनेगा तो वो भी r स्क्वायर के बराबर होगा। और दोनों का राइट साइड अगर बराबर है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी क्या होगा बराबर, यानी 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ से 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और -1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर दोनों आपस में क्या होगा बराबर। तो वहां से अल्फा और बीटा में एक रिलेशन आएगा r स्क्वायर r इक्वल से। फिर इसको और इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ से भी अल्फा और बीटा में एक रिलेशन आएगा और वहां से आपको क्या मिल जाएगी अल्फा बीटा की वैल्यू। समझ में आ रहा? और जैसे अल्फा बीटा निकलेगा वहां से आप क्या निकाल लोगे r निकाल लोगे। तो उस तरीके से भी कर सकते हो अगर स्कूल में आपके बताया गया। हमें ये बेहतर लगता है क्योंकि सीधा सीधा काम है, उल्टा पुल्टा क्यों करें, होल स्क्वायर ओपन करना फिर कैंसिल करना। हाँ वो आसान हो सकता है लेकिन ये सीधा सीधा है। हमें थोड़ा बड़े पैमाने पे अगर जानना है तो इस चीज को समझना पड़ेगा, इसीलिए हमने ये वाला कराया। बाकी तो आपके पास पढ़ी रहोगे थोड़ा मोड़ा अगर बुक्स वगैरह पढ़ रहे होगे। हो गया मिटा दें, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएं यार। क्यों भटक रहे हैं? इनकी क्लास नहीं चल रही है बाय वाले की? चल अब आगे की चीजें देखते हैं थोड़ा सा। अब ये जो चीज आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे intercepts made by circle on axis। यानी अगर सर्कल x एक्सिस या y एक्सिस पे कट करेगा तो कुछ इंटरसेप्ट बनेगा। जैसा अभी आपने पढ़ा x इंटरसेप्ट a y इंटरसेप्ट b कुछ ऐसा। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो किस तरीके से निकालें, समझ में आ रहा है? उसकी चर्चा हो रही है। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं x इंटरसेप्ट। क्या निकाल रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, अगर x इंटरसेप्ट हमें निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि y इंटरसेप्ट 0 रहा होगा। और वो कब आएगा? जब हम y को 0 पुट करेंगे, हाँ या ना। यानी मान लो सर्कल का इक्वेशन अगर आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू कितना बच्चे 0। कोई दिक्कत? तो हम जब भी x इंटरसेप्ट निकालते हैं y को क्या पुट करना पड़ता है? जैसे ही अगर y को हमने 0 पुट किया y को, तो ये जो सर्कल का इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर आपको कैसा दिख रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? ये बात समझ में आई सभी को? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट रहे होंगे और उनके बीच का जो, अब अगर हम थोड़ा फिगर से समझाएं तो ऐसा समझ कि एक सर्कल है ऐसा और इसको एक्स एक्सिस ऐसा कुछ कट कर गया, 2 पॉइंट पे कट कर गया। एक पॉइंट यहां बैठा और एक पॉइंट यहां बैठा।
ये कौन से दो पॉइंट है जो इसके रूट होंगे, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एक्स एक्सिस को कट करता है, समझ रहा? यानी ये अगर x1 रहा होगा तो ये x2 रहा होगा, जहां x1 x2 इसका जो रहा होगा रूट रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो हमें बेसिकली ये जो डिस्टेंस है वो निकालनी है, हमें x इंटरसेप्ट निकालनी है। यानी हमें x1 x2 मॉड बोल सकते हैं, x1 - x2 x2 - x1 कुछ भी ले ले, डिस्टेंस ऐसे ही निकालता है। अरे हाँ या ना, पॉइंट का नाम दे देगा तो ऐसे ए है ये बी है। आपको बेसिकली ए बी में इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है कि हमें ए बी कितना मिल रहा है। तो हमारा x इंटरसेप्ट बेसिकली जो होगा वो इन दोनों रूट के बीच का डिफरेंस होगा। या तो आप x1 - x2 लिख दो या x2 - x1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी जो x इंटरसेप्ट आने वाला है बेसिकली वो आपके पास मॉड हम लगा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, डिफरेंस ऑफ रूट्स होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ बेसिकली लिखने वाले हो x1 - x2, क्या लिखने वाले हो? अरे यही होगा इनके बीच का डिफरेंस, यही आपका x इंटरसेप्ट। सर ये निकाले कैसे? अब x1 - x2 तो कोई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता नहीं है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो देता है वो देता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देता है। अच्छा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ के अगर पता है कि सम ऑफ रूट्स हमें निकालना हो, क्या निकालना हो? यानी x1 + x2 निकालना हो, क्या निकालना हो? तो -b/a। अब भूल गए? 10th भूल गए सर, 10th से मत पूछना कुछ सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है? c/a। यानी x1 डॉट x2 जो होगा वो c होगा, हाँ या ना? लेकिन हमें x1 - x2 चाहिए, तो क्या x1 - x2 को x1 + x2 के टर्म में लिखा जा सकता है क्लास 9th पॉलिनोमियल? कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी? हाँ ऐसे लिखेंगे, x1 + x2 का होल स्क्वायर -4x1 x2। सोच लिया? ये रूट के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा? हाँ ये रूट के अंदर आएगा क्योंकि x इंटरसेप्ट निकालना है तो किसके अंदर आएगा? रूट के अंदर आएगा। अरे आया नहीं आया? अरे डिस्टेंस निकाल रहा है तो ऐसा रूट लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बोल आए कोई दिक्कत है? चल तो ये वाली चीज यहाँ रूट लगाएगा, यहाँ भी हम क्या लगा देते हैं बच्चे? रूट लगा देते हैं, ठीक है। अब ये आपका x इंटरसेप्ट निकल रहा है, थोड़ा ध्यान से देख। x1 + x2 की वैल्यू कितनी है? तो होल स्क्वायर कितना हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? ये रूट के बाहर आ गया तो क्या तुम्हें x इंटरसेप्ट की वैल्यू 2√g² - c दिख रही है? यही कहलाता है x इंटरसेप्ट कि अगर कोई सर्कल x एक्सिस पे कट करेगा तो उसकी वैल्यू कितनी रही होगी? 2। अरे 2 कैसे बाहर निकला, समझ रहा है? अच्छा सर इसकी क्या केसेस हो सकती है? अगर एक बात बता, इसमें जो केसेस लिख रहे हैं वो समझना थोड़ा नोट करके, कि अगर ये g² - c जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, क्या हो जाए? तो ये एक कट करेगा, क्या करेगा? दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे, दोनों अलग अलग, यानी कट करेगा, कट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, एट 2 पॉइंट्स, ऐसा बोल सकता है। अच्छा अगर ये 0 हो गया तो क्या कंक्लूड करोगे आप? हाँ कितना? ठीक है। अगर 0 से छोटा हो गया तो इमेजिनरी, यानी हम जो कहना चाह रहे हैं समझना कि अगर ये g² - c ग्रेटर देन 0 हुआ, थोड़ा इसको यहीं से कंक्लूड कर लें, मतलब g² अगर c से बड़ा हुआ तो जो रूट्स होंगे वो रूट्स आर रियल होंगे, क्या होंगे बच्चे? एंड डिस्टिंक्ट होंगे। एंड क्या होंगे? तो इस केस में ये कट करेगा, इस केस में क्या करेगा? फिगर बनाना चाहे तो इसका फिगर ऐसा बना सकता है, बोला है। अच्छा अगर ये g² - c = 0 हो गया, यानी g² = कितना हो गया? तब रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसका जो हम फिगर बना रहे हैं वो कुछ ऐसा होगा, सोच ले। टच किया है, क्या किया? टच किया है, हाँ याद है, टच किया। यानी यहाँ x1 x2 दोनों क्या है? बराबर है। अच्छा अगर g² - c < 0 हो गया, इसका मतलब g² <, तो यहाँ रूट्स इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे? रूट्स। और अगर इमेजिनरी है तो वो कट करते हुए नहीं दिखेगा, यानी ऐसा कुछ दिखेगा। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? तो इस केस में x इंटरसेप्ट क्या होगा? लास्ट वाले केस में। अच्छा इस केस में x इंटरसेप्ट कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? इसमें x इंटरसेप्ट तो हमने लिख ही दिया, कितना बचे? 2√g²। इस केस में x इंटरसेप्ट कितना होगा? होगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, नॉट फाउंड, इसमें पॉसिबल नहीं है निकालना। क्या ये बात समझ में आ रहा है?
कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अब हम पूरा डिराइव नहीं करने वाले। अब इसी तरीके से आप समझ के अगर हमें y इंटरसेप्ट निकालना, क्या निकालना है, तो ये बात समझ में आ गया है कि x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो इक्वेशन आपको y स्क्वायर प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0 आने वाला है। तो जो y इंटरसेप्ट है बेसिकली वो आने वाला है y1 माइनस y2 मॉड रूट के अंदर। सोच लिया क्या? तो हम डायरेक्ट अगर y इंटरसेप्ट की वैल्यू लिख दें तो आपको 2 अंडर f स्क्वायर माइनस c दिख रहा होगा। सोच लिया क्या? फिर से यही सारी चीजें लिख लोगे क्या? कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, नोट कर फटाफट। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स के क्वेश्चन करा दिए थे ना वैसे पिछली क्लास में। अरे अभी जो कराया वो करा दिया था ना कि कैसे किसी पॉइंट्स को चेक करेंगे। एक ही तो क्या उस पे महाभारत लिखे हैं? मतलब वो बच्चों वाली चीज क्या वैल्यू पुट कर करके खेले क्या उसके साथ? हाँ सर, 0 से छोटा आ गया सर, 0 से छोटा आ गया। अगली जो चीज है वो है लाइन है सर्कल। अच्छा एक बात बता, यहाँ से बेसिकली सर्कल शुरू होता है। अभी तक तो हम बच्चों वाली चीज पढ़े। ये लाइन एंड सर्कल की कहानी शुरू करने से पहले हम कुछ इमेजिनेशन करवा दें कि अगर एक सर्कल है और एक लाइन है तो इन दोनों के बीच में कितने तरीके का रिलेशन हो सकता है? कि ऐसा हो सकता है कि ये इसको कट करके जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि उसको टच करके निकल रहा हो, और ऐसा हो सकता है कि बहुत नफरत हो तो दूर दूर से निकल जा रहा हो। यानी एक चीज तो हमें इसमें जो ज्यादा पढ़नी है जिसको हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं, लेकिन अब तीनों चीज को पढ़ना है कि किस केस में वो कट करेगा, किस केस में वो टच करेगा और किस केस में नो कट नो टच होगा। बात समझ में आ रही? तो उसके लिए हमें दो इक्वेशन लेने पड़ेंगे। जो सर्कल का इक्वेशन हम ले रहे हैं, मान लीजिए वो ले रहे हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है बच्चे? सर्कल। और लाइन का इक्वेशन हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। दोनों हम पढ़ा चुके हैं तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c पढ़ा चुके हैं, और सर्कल का इक्वेशन अभी अभी पढ़ के आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? a स्क्वायर। अच्छा, किसी भी तरीके का अगर रिलेशन होना है तो लाइन जो है वो इस सर्कल को सेटिस्फाई करना है। अगर कट करना है, टच करना है तो हाँ या ना, करना है नहीं करना है? अरे हम जो बात पूछ रहे हैं समझ कि अगर सर्कल को लाइन कट कर रहा होगा तो क्या लाइन जो है वो सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? यानी अगर हम इसको उठा के इस y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये आपको ऐसा दिखने वाला है x स्क्वायर प्लस mx प्लस c का ये जो माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये बात सभी मानने को तैयार है? तो आप इसको ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और प्लस का 2mcx माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 आया ना? थोड़ा और अरेंज करोगे तो आप देखोगे कि 1 प्लस m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर हो रहा है, प्लस का ये आपको 2mcx दिख रहा है, और प्लस का ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 दिख रहा है। हाँ या ना बोल? थोड़ा ध्यान से देखेगा तो ये और कुछ नहीं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? दिख रहा है क्या? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो तीन कंडीशन पॉसिबल है। पहला, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, दूसरा डिस्क्रिमिनेंट 0 के, और तीसरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से। तो अपने बुद्धि का प्रयोग करके हमें बताएं कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बराबर बड़ा होगा तो क्या वो जो लाइन है वो सर्कल को कट करेगा, टच करेगा, या नो कट नो टच? क्या करेगा? कट करेगा। और अगर 0 के बराबर हुआ तो, और 0 से छोटा हुआ तो कोई दिक्कत है? यानी अगर इस सर्कल को हम बना रहे हैं ऐसा कुछ, तो अगर लाइन यहां से मान लीजिए कट करके निकल रहा है, कोई दिक्कत है? यहां से इसकी जो हम डिस्टेंस है उसको थोड़ी देर के लिए हम एल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं?
ये बात सभी को पता है कि ये रेडियस है जिसकी वैल्यू a है, तो a भी आपका कितना रहा होगा, a रहा होगा। अब हम पहला केस ले रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। क्या निकाल रहे हैं? अब अगर आप डिस्क्रिमिनेंट सभी लोग जानते हो, अगर नहीं याद हो तो हम लिख देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4। तो इस चीज को अगर देखा जाए तो b स्क्वायर का मतलब ये वाली क्वांटिटी यानी 2mc का होल स्क्वायर बोला है, माइनस 4a की जगह 1 प्लस m स्क्वायर और c की जगह c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ या ना बोल? यानी आप इसको 4m स्क्वायर c स्क्वायर देख पा रहे हो, माइनस का 4 ब्रैकेट लगा दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको m से मल्टीप्लाई किया, प्लस का m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस का m स्क्वायर a स्क्वायर। कोई दिक्कत है? थोड़ा और अरेंज कर लिया, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 हटा दे, क्या 4 हटा ले थोड़ी देर के लिए, कॉमन है, उधर 0 से इक्वेट होकर 0 ही रहा होगा। देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे तो चल यहाँ बैठा देते हैं फिलहाल, m स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ से a m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का, हाँ या ना बोल, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का m स्क्वायर a स्क्वायर और यहाँ से माइनस का c स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर। बोल आया? थोड़ा ध्यान से देख, तो ये इसको काट रहा, इस दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है, a स्क्वायर कॉमन कर रहा है तो 1 प्लस m स्क्वायर बच रहा है और माइनस का c स्क्वायर बच रहा है और अभी भी 4 बाहर बैठा है। हाँ या ना बोल? अब इस रिलेशन को पकड़ लो। अब इसी पे हमें कंडीशन लगाना है, इसी पे हमें क्या करना है, कंडीशन। पहला कंडीशन लगा d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन, अगर d ग्रेटर देन 0 है मतलब a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से जो रिलेशन हमें निकालनी है, ये हमने L ले रखा है, L क्या नाम दिया है अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ से सबसे पहले अगर A को हम देखने जाएं, किसको देखने जाएं, तो A जो है बेसिकली जो रेडियस हमने ले रखा है, A जो है वो आपको बड़ा दिखेगा C अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, C अपॉन 1 प्लस, सोच लिया? अच्छा, कोई ये बोलेगा कि सर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? हाँ, ये स्क्वायर हटाया ना हमने, यहाँ हमने प्लस माइनस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो रेडियस है क्या है, हाँ, ये जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि a जो है वो बड़ा है c अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर से, और इसी क्वांटिटी को हम बेसिकली L बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो अगर a जो है वो L से बड़ा होगा तो जो फिगर है कुछ इस तरीके का बनेगा जो यहाँ हमने बना रखा है। हाँ या ना बोल? ये दिख रहा है L? आई बात समझ में? तो ये किसका केस हो गया, कट का, किसका, लाइन कट दी सर्कल। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात बताना आप कि अगर a, अभी हम दूसरा वाला केस स्किप कर रहे हैं, हम तीसरा केस पे जा रहे हैं सीधे, कि अगर मान ले d लेस देन 0 हुआ, क्या हुआ बच्चे, d, तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो 0 से छोटी होने वाली है, तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचे क्या? यानी इस वाले केस के लिए a लेस देन होगा c डिवाइड बाई रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। सोच लिया क्या? यानी a लेस देन l होगा। हाँ या ना बोल? तो इसका जो फिगर बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है, नो कट नो टच। ये आपका लाइन है और ये आपका क्या बच्चे, सर्कल। बोल आया? और तीसरा जो पॉइंट है वो आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देगा, यानी d इक्वल टू 0। तो हम इसको अलग से पढ़ा लेते हैं। ये आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, अभी आगे जाके आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ेंगे तो वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में d इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, d इक्वल टू कितना आएगा, यानी हमारे पास a जो वैल्यू आपने निकाल रखी है कितना बच्चे, a 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर आएगा। हाँ या ना बोल? तो यहां से जब आप c की वैल्यू निकालोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे, तो ये बेसिकली a स्क्वायर, सॉरी, ये बेसिकली a स्क्वायर कितना आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस m स्क्वायर प्लस माइनस रूट के अंदर। हाँ, c पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। हाँ या ना बोल? c पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से आपको जो c की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है a रूट अंडर कितना बच्चे, 1 प्लस m स्क्वायर और प्लस माइनस के साथ। क्या ये बात समझ में आ गई? तो कहता है कि जो लाइन आपने लिया है, ये जो लाइन आपने लिया है क्या बच्चे, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू, इस लाइन में अगर आप c को हटा के रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर लिख दो, क्या लिख दो, रूट अंडर,
तब ये जो लाइन है वही लाइन टेंजेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यानी इसका अगर हम फिगर दिखाने की कोशिश करें तो ये ऐसा सर्कल है और ये लाइन इसको ऐसे टच करके जा रहा है, तो ये जो लाइन आपका टच करके जा रहा है ना, इसका इक्वेशन ये बैठा है, इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आ रहा है? तो क्या सर यहाँ भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते थे? हाँ लिख सकते थे, लेकिन मुश्किल है। इसका इक्वेशन लिखने के लिए इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और जैसे 2 पॉइंट मिलेगा हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने में सक्षम है। हाँ या ना बोल? यहाँ ये हमें डायरेक्ट देगा। बोल आया? समझ में आया? तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में आपको बस याद क्या रखना है कि c की वैल्यू a√1 प्लस m² होती है। अब यहाँ से c याद करना शुरू कर दे, क्योंकि ये जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में पढ़ रहे हैं सेम चीज हम पैराबोला में जाके पढ़ेंगे, सेम इलिप्स में पढ़ेंगे और सेम हाइपरबोला में पढ़ेंगे। वहां हम देखेंगे y = mx + c में c की वैल्यू a/m हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वहां फोकस के टर्म में रहेगी वो। इलिप्स में अलग चीज हो जाएगी और हाइपरबोला में अलग चीज। यानी ये c ही है जो अपने वैल्यू को चेंज करेगा, तो कभी कट करेगा, कभी टच करेगा और कभी नो कट नो टच में आगे बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? अच्छा एक बात बता, अगर एक यहाँ पे कट कर रहा है या टच कर रहा है जो भी है, अगर ये टच कर रहा है तो इसका कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहा होगा। यानी ये जो यहाँ टच कर रहा होगा ये P पॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? इसको हम आराम से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम बस आपको याद दिला रहे हैं कि इस P का कोऑर्डिनेट आप याद रखो। क्या करोगे आप? और उतना समय नहीं है कि एक पेज काम आपको या 10 लाइन या 5 लाइन जी हुई है। आप याद रखोगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो a² m होता है अपॉन c होता है और a² अपॉन c होता है। कितना? a² m अपॉन c कॉमा a² अपॉन c। ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव। अच्छा ये बात सभी को पता है कि c की वैल्यू कितनी है? हाँ, c की वैल्यू ±√1 प्लस m² है, तो आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। हाँ या ना बोल? कर सकते हो, कोई दिक्कत है? यानी अगर c की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो a√1 प्लस m², तो आपको दिख जाएगा कि ऊपर a में नीचे √1 प्लस m²। हाँ या ना? a आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। अब देख, इसको प्रूफ करने के लिए कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा आगे जाके अभी हम पढ़ाएंगे, वहां प्रूफ कर देंगे जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ाएंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x.x1 y.y1 = a² होता है, और a आपका भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, दोनों के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, तो वहां से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाए। ठीक है, अभी इसका प्रूफ लेके जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो याद रखेगा कि अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमसे पूछता है तो a² m/c और a² c होगा। a सभी को पता है कि यहाँ रेडियस है, क्या है, और c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कोई कंफ्यूजन है? नहीं? पक्का? तो ये कहलाता है लाइन एंड सर्कल, और उसके सारे केसेस जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बाकी आप सिंपल ऑब्जर्वेशन भी रखोगे कि अगर इस लाइन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बच्चे? हाँ, ये जो बात समझा रही है ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी लगता है, काफी आसान हो जाता है काम, कि सेंटर से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल पाएंगे, अगर निकाल पाएंगे कि इस लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल पाए सेंटर से, और वो जो दूरी हो रेडियस से छोटी हो, क्या हो रेडियस से, तो वो लाइन इसको क्या कर रहा होगा? कट कर रहा होगा। समझ पा रहा है? कोई कंफ्यूजन इसमें? इक्वल हो जाएगा तो क्या करेगा? टच ही कर रहा होगा, और अगर बड़ा है तो नो कट। एक तरीके से थोड़ा इमेजिन कर पोजीशन ऑफ पॉइंट विद सर्कल, कि अंदर था तो पॉइंट सर्कल के अंदर है, उस पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है, और वो पॉइंट पे अगर हम डिस्टेंस निकाल लें सेंटर से तो हमारा काम बन जाए। अरे हाँ या ना? और इसके लिए हम पढ़ रखे हैं फॉर्मूला d = ax1 + by1 + c /√a² प्लस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। हाँ भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब वो सारी चीजें याद रहनी चाहिए। क्लियर है? नोट करेगा। चलिए, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सभी को समझ में आया। अच्छा, इस पॉइंट को डिराइव कर लोगे ना, इस पॉइंट को डिराइव कर लोगे ना, c की वैल्यू अगर तुम पुट करोगे तो इसी पॉइंट को क्या लिख सकते हो? ऊपर a m लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो 1 + m², कॉमा यहाँ क्या लिख सकते हो? a /√1 कितना? 1 + m²। a अगर प्लस है माइनस है तो ये वाला क्या है? प्लस, और a अगर प्लस होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस। किसके चलते? इस वाले साइन के चलते। ठीक है, चलिए अगली कहानी इसमें है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द सर्कल्स।
अब कुछ बातें यहाँ याद दिलाएंगे, उसको याद रखना। वो अभी से लेके और जब तक कोनिक सेक्शन चलेगा वहां तक जाएगा। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू दी सर्कल। अब जो बातें याद रखनी है वो समझें। अब बुक में वो सारी चीजें प्रूफ करके दी होगी, हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको बस कुछ चीजें याद रखनी है और वो आपको कैसे याद रखनी है उसको देखो आप। अब यहाँ से जैसे हम टेंजेंट्स और नॉर्मल की शुरुआत करेंगे, आपको याद रखना है कि जहां कहीं भी एक्स स्क्वायर दिखेगा, क्या दिखेगा, उसको आपको रिप्लेस करना है एक्स डॉट एक्स वन। इससे एक्स डॉट एक्स वन क्या है, एक्स तो एक्स ही है, एक्स वन जो है वो पॉइंट है जिसपे हमें टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से वाई स्क्वायर को आप रिप्लेस करोगे किससे, वाई डॉट, उम्मीद करते हैं समझ में आया। 2x अगर कहीं दिखेगा तो आप इसको लिखोगे x प्लस एक्स वन, और 2y अगर कहीं दिखेगा तो आप इसको लिखोगे y प्लस। क्या ये बात समझ में आई? फिलहाल इतनी बात याद रखें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और आसान होने वाला है, ठीक है। अभी और सारी चीजें लिखवाएंगे, SS1 t स्क्वायर, इससे सारी चीजें आसान हो जाती है। मतलब इतना आसान कि अब आपको यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, कैसे लिखना है वो समझ रहे। मान ले पहली अगर हम चर्चा इसमें कर रहे हैं, वो बात कर रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की, इसकी इक्वेशन ऑफ। अब ये हमने 3 फॉर्म पढ़ रखे हैं। कितने फॉर्म पढ़ रखे हैं बच्चे? पहला पॉइंट, दूसरा स्लोप और तीसरा पैरामीट्रिक। 3 चीजें हमने पढ़ रखी। तो पहला फॉर्म हम ले रहे हैं पॉइंट फॉर्म। कौन सा ले रहे हैं बच्चे? मान लो कि हमें जो टेंजेंट ड्रॉ करनी है वो किसी पॉइंट x1, y1 पे ड्रॉ करनी है। किस पे ड्रॉ करनी है? x1, यानी यहाँ एक सर्कल है, इस पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे इस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी कोऑर्डिनेट कितनी है बच्चे, x1, जहां सर्कल का इक्वेशन मान लीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन इसका है। अब समझ यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बच्चे? देख कितना आसान बन गया। x स्क्वायर को क्या लिखोगे? x डॉट x, ठीक है। और प्लस y स्क्वायर को क्या लिखोगे? और माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? क्या ये आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिख गया? ये तो पॉइंट है ना, तो ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू कितना, 0, लाइन है, आया ना। लेकिन सर ये तो आपने स्टैंडर्ड सर्कल के लिए लिखा ना, जिसका सेंटर एट द ओरिजिन है। तो अगर सर्कल कुछ ऐसा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0, ये भी तो सर्कल का इक्वेशन है। तो फिर से वही काम करना, थोड़ा ध्यान से देखना, लिख रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बिल्कुल प्यार से यहाँ सीख लेगा, बाकी सारी चीजें आसान है। एक्स स्क्वायर को x डॉट x1, y स्क्वायर को y डॉट प्लस g बाहर छोड़ 2x उठा, क्या उठा, और 2x को लिखेगा x प्लस x1, f को बाहर छोड़ y लिख y प्लस और प्लस c इक्वल टू कितना, ये कहला गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बिल्कुल बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा प्रूफ दिया है, पागल हो जाओ। बस इतनी बात याद रखना है। क्वेश्चन कैसे करना अभी करके आपके सामने दिखाएंगे। लेकिन ये किस फॉर्म में हमने बात की? पॉइंट फॉर्म में। किस फॉर्म में बात की? अब अगर ये मान ले पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो, तो हम ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं लेके जाएंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगा। आप कभी अभी क्लास 11th में हो तो हम आपको बस बता देते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म की अगर बात करें तो जो कोऑर्डिनेट था वो a cos थीटा, a sin थीटा था। याद आ रहा है क्या पिछली क्लास? अरे x, y क्या था? a cos थीटा और a sin थीटा, या r cos थीटा r sin थीटा, जो भी। यानी ये जो पॉइंट है वो भी x1 y1 की तरह बिहेव करेगा। यानी जो सर्कल का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में अगर हम निकालना चाहें तो लिखेंगे x डॉट x1 यानी a cos थीटा। सोचा क्या? सोच लिया, x डॉट x1 प्लस y डॉट y1 a sin थीटा। सोचा क्या? ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट y1 है। पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिए। ए वाला पॉइंट ऐसे है, ये पॉइंट है ना, जैसे ये सर्कल लिया था, बताइए समझ में याद आया कुछ? आ गया ना? ऐसा सर्कल था, ए वाला पॉइंट था p x1 कितना, a थीटा था, तो ए वाली दूरी कितनी थी, मतलब a अगर है तो a cos थीटा थी, हाँ या ना बोल। अच्छा, y1 कितनी थी, a sin थीटा लिखवाया था। तो ए पॉइंट को यहां पुट किया x डॉट x1, x डॉट प्लस y डॉट इज इक्वल टू a स्क्वायर। सर्कल के इक्वेशन में क्या a कॉमन होते हुए दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या?
अरे यहाँ से ए कॉमन होते हुए दिख रहा है, एक ए को काट रहा है तो क्या ये रिलेशन ऐसा दिख रहा है? हाँ, तो यही कहलाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक पैरामीट्रिक फॉर्म। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ए क्या है? रेडियस। अरे नहीं आया। अच्छा, अब समझ इसका स्लोप फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया? पैरामीट्रिक फॉर्म। तीसरा हम बता रहे हैं इसका स्लोप फॉर्म। क्या बता रहे हैं बच्चे? अब स्लोप फॉर्म में अभी हमने लिखा कि अगर लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c रहे और अगर उस c को हम रिप्लेस कर दें प्लस माइनस a रूट अंडर 1 प्लस, तो वही आपका क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। अभी पढ़ाया अभी तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू क्या लिखेगा बच्चे? mx प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, और यहाँ क्या बैठा देगा? a। बोलाया सर इसको स्लोप फॉर्म क्यों बोला? क्योंकि m है। m क्या कहलाता है? स्लोप है। सर इसको पॉइंट फॉर्म क्यों निकाला? क्योंकि हम पॉइंट की मदद से निकाल रहे हैं। सर इसको पैरामीट्रिक क्यों बोला? क्योंकि हम किसी पैरामीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अरे आया, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सर्कल। ये किसके लिए निकाला था हमने? ये निकाला था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 के लिए, या a स्क्वायर इक्वल टू 0 के लिए। इसके लिए निकाला था, सर्कल का इक्वेशन लिया था। अब अगर ये सर्कल जनरल सर्कल हो जाए, यानी कैसा हो जाए? ऐसा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस कितना? 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। ये भी सर्कल है। तो अब इस केस में इसका इक्वेशन क्या होगा? बड़ा आसान है, y प्लस f कितना? किसी को इमेजिन हुआ क्या लिखा हमने? अब इसका जो सेंटर है वो 0,0 नहीं, माइनस g माइनस f है ना? और इसका सेंटर कितना था? अरे आ रहा है, तो ये माइनस f है, तो ये y प्लस क्या हो गया? f। y प्लस क्या हो गया? इज इक्वल टू, ये यहाँ m होगा और x के जगह x प्लस g लिखेगा। सोच ले क्या लिखेगा? x प्लस, और यहाँ लिखेगा प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या लिखा? रूट अंडर 1 प्लस। सर यहाँ आर क्या है? तू ही बता दे आर क्या है? ए है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सोच ले, बता। ये इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब जो ये टेंजेंट है, अब इस जनरल सर्कल के लिए माइनस सी को माइनस एफ हो चुका है, सेंटर 0,0। तो ये जो है अगर इसको हम इसके साथ रखेंगे तो y माइनस y1, तो ये y प्लस, अरे शिफ्टिंग का पॉइंट बताया था ना, तो y माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस f इज इक्वल टू m है तो m रख दिया, यहाँ x है तो x माइनस माइनस प्लस दी। हाँ या ना बोल? प्लस माइनस यहाँ a होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ये क्या था? रेडियस था। क्या था? लेकिन यहाँ a नहीं होगा ना, क्योंकि इसकी रेडियस तो चेंज हो गई ना। इसकी रेडियस अब ऐसी दिख रही है। हाँ, क्योंकि जनरल सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है। ये है a ही। अगर ये ओरिजिन पर चला जाए तो अभी भी क्या है? चूंकि अलग करने के लिए हम इसको r लिखा। r की वैल्यू कितनी है? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। बाकी अंदर तो वही है 1 प्लस m स्क्वायर। अरे आया, ऐसा नहीं है तो आप बुक पढ़ लेना, आपको समझ में आए तो हमें भी बता देना। नहीं समझ आए इसीलिए आपके लिए आसान कर रहे हैं कि अगर माइनस जी को माइनस, हम रिड्यूस करके बता रहे हैं ना, कोई चिंता वाली बात नहीं। इस पर सब पे क्वेश्चन बता रहे हैं कि अगर हमें सर्कल का इक्वेशन दिया है इस फॉर्म में और हमें बोल रहा है कि आप हमें क्या निकाल के बताओ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के बताओ। इस तरीके जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, रुक जा, इधर देख, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टू सर्कल आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 6y और प्लस 109 इक्वल टू 0 है 4, माइनस 4, पहले मुझे ये बात बता दे कि इसमें कौन सा फॉर्म लगाना चाहेगा? कौन सा फॉर्म लगाना चाहेगा? इसमें पॉइंट फॉर्म लगाना चाहेगा। क्या लगाना चाहेगा? देख कितना आसानी से लिख रहे हैं हम इसका सॉल्यूशन। देख, x डॉट x1 सोच लिया प्लस y डॉट y1 सोच लिया प्लस -30 तो -30 छोड़ रहे हैं। हाँ है ना? हाँ, ये गड़बड़ कर रहे हैं। अब इस सर्कल को थोड़ा अपने फॉर्म में लिख ले। अगर अभी पहला क्वेश्चन है समझाने के लिए लिख रहे हैं। देख, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया। हमें 2gx चाहिए। क्या चाहिए? हमें 2 चाहिए ना, तो हमें 2 चाहिए तो क्या हम इसको -15 मल्टीप्लाइड बाई 2x लिखने वाले हैं? सोच लिया, क्योंकि हमें 2x तो चाहिए, हमें 2x, और इसको हम लिखने वाले हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2y। हाँ या ना? प्लस 109 इक्वल टू 0। हमें कोई एतराज, कोई दिक्कत है? अच्छा, तो अब लिख रहे हैं, ध्यान देना, x डॉट x1 सोच लिया प्लस y डॉट y1 सोच लिया -15 ब्रैकेट के अंदर x प्लस x1 x प्लस,
x प्लस x1 सोच लिया, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस y1 सोच लिया, और प्लस 109 इक्वल टू 0 सोच लिया। क्या ये तुम्हें 4x दिख रहा है? ये माइनस का y दिख रहा है? क्या ये तुम्हें यहां से माइनस का 15x दिख रहा है? क्या ये माइनस का 60 दिख रहा है? प्लस का तुम्हें क्या 3y दिख रहा है? माइनस का तुम्हें 3 दिख रहा है, और प्लस 109 इक्वल टू 0 दिख रहा है। सोच लिया? कोई दिक्कत है? अरेंज कर तो 4x माइनस 15x माइनस 11x दिख रहा है, देख लिया? अच्छा, माइनस y माइनस प्लस 3y प्लस का 2y दिख रहा है, सोच लिया? अच्छा, कांस्टेंट वाले को पकड़, माइनस 60 माइनस 3 कितना हो गया भैया? माइनस 63, 7 70 और 30, 30 7 37, 37 10 47 में से एक गया, कितना हो गया? 46। कैसा? पॉजिटिव का 46 इक्वल टू, तो क्या तुम्हें 11x माइनस 2y माइनस 46 इक्वल टू 0 दिख रहा है? क्या ये लाइन का इक्वेशन है? तो यही आपका क्या कहलाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। बोल आया? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत है? पक्का? अच्छा, आप समझ, थोड़ा सा जिस पे तुमको मुश्किल हो रहा है उस पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट हाँ, ये x1 लिखा है ना, x1 के 0.4 है। यहाँ फॉर्मूला देख क्या लिखा है, x प्लस x1, x प्लस, तो x1 यहाँ बैठा, इसी पे और पॉइंट बताओ मैं निकालना है x1y, ठीक है? देखिए तुम्हारे बुक में नहीं है, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो हम संभाल के पढ़ाते हैं। वैसे हम 11th में नहीं पढ़ाते, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इवनिंग बैच जो स्कूल वाली बैच है उनसे पूछ लो, उनका कोनिक सेक्शन समाप्त कर दिया हमने 3 क्लास में। तो अभी हम माहौल चेक कर रहे हैं, ठीक है? अगर लगेगा हमको कि हाँ आपके ऊपर से जा रहा है तो हम रुक जाएंगे, हाँ, क्योंकि समय नहीं बर्बाद करना अपने को। अगर लग रहा है कि ऊपर से जा रहा है तो रुक जाएंगे, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। आप 11th में हो, अभी हम आपको डांट नहीं रहे, हम अपने तरफ से बिल्कुल आसान करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तू बुक खोल के देख ले, और समझ में आ जाए तो हमें बता देना, हम बता रहे तुम्हें। नहीं आएगा, ये सब चीजें 11th में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? कहीं नहीं पढ़ाते हम। 13 में बस बता दिया जाता है, उन्हें मानना पड़ता है, उनके पास 4 महीने का समय होता है, क्या ही करेंगे? समझ रहे हो बात? तो अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा, देख सकते हैं कितना लेके जा सकते हैं। तुम्हें सारी चीजें तो नहीं बता पाए, संभव नहीं है, ठीक है? लेकिन अब उतनी चीजें बता देंगे जिससे अगली पढ़ाई जब तुम करोगे ना, जैसे एग्जाम खत्म हो जाने के बाद 1-1.5 महीने का गैप रहता है, उसमें अगर ध्यान से पढ़ भी लिए ना तो जितनी 11th में एक्स्ट्रा चीजें है ना, वो सारी चीजें तुम उतने दिन में घोल के पी जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं। अच्छा चल, हम यहाँ निकालना चाह रहे थे कि अगर मान लीजिए हमारे पास, हम डायरेक्ट इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास दिया है, जिसका सेंटर हमारे पास दिया है, ठीक है? समझ रहा है? और उसका स्लोप दिया है, तो हमें उसका टेंशन एक निकाल ही लेते हैं। जैसे मान ले सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y और प्लस, यहाँ लिख देते हैं माइनस 10 इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है, हमें इसका टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, देन एक लाइन दे दिया है, एक लाइन जो है, लाइन इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस कितना बच्चे? 3। बात समझ में आ रही है? एक डमी क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे बात बता कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो चेंज क्या होना है? c की वैल्यू चेंज क्या होनी है? यही लाइन जाके चेंज हो जाएगा हमारे पास, यही लाइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। अगर इस बात को समझे, y इक्वल टू mx प्लस c चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है? c, m में कोई चेंज, हमें डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं इस ये लाइन अभी टेंजेंट नहीं है, ये लाइन है। ये क्या है? एक लाइन। इस लाइन से हमें स्लोप मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो अगर इस क्वेश्चन के लिए हम देखें तो सबसे पहले हम आपसे अगर स्लोप पूछे तो आप बोलोगे कि सर स्लोप तो 2 है, आया ना? बोल, क्या कंपेयर कर लिया? अच्छा, अब हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें सेंटर चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? सेंटर तुम्हारे पास कितना दिख रहा है? दिख रहा है? कोई दिक्कत है? अच्छा, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें सेंटर हमारे पास -d, -f था, यानी आपके पास -d कितना है? हाँ, ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूजन हो। और -f कितना है? 4 आया। देख, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहा है, क्या लिख रहा है? y प्लस 4। सोच लिया y प्लस, अरे देखना y प्लस f, सोच लिया।
इज इक्वल टू m x प्लस 2, सोच लिया। अच्छा x प्लस 2 प्लस माइनस r अभी छोड़ रहे हैं, r हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, r छोड़ रहे हैं, रूट अंडर 1 प्लस 1 m स्क्वायर, सोच लिया। अच्छा अब r की वैल्यू निकाल, किसकी, r की वैल्यू आने वाली है g स्क्वायर 4 16 और माइनस माइनस प्लस का 10, सोच लिया क्या। तो जो r की वैल्यू आने वाली है 16 4 20 10 30, सोच ले, यानी रूट के अंदर 30 है या ना, कोई कंफ्यूजन इसमें। अच्छा आप समझ थोड़ा सा, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख रहे हैं तुम्हारे लिए, इधर नीचे लिख रहा है a y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2, सोचा क्या। और यहाँ पे प्लस माइनस r की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर 30, रूट अंडर, और a है रूट अंडर 5, दोनों रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई कर ले तो 5 तिहाई 15 150, यानी हो गया रूट अंडर 150, सोच लिया क्या, बात समझ में आई। ये आपका क्या कहला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या कहला है सर, अरेंजमेंट हाँ कर ले, y प्लस 4 है 2x है, तो एक साइड लेके चला जाता है, इसको अरेंज करेगा तो ये 2x हो जाएगा। अच्छा ये 2 2 जा 4 4 कट जा रहा है, हाँ या ना, कोई दिक्कत है, तो ये 2x हो गया और ये y उधर जाके माइनस का y हो गया, सोच। और यहाँ पे ये प्लस माइनस कितना आ गया बच्चे, रूट अंडर 150। सर ये 2 दिख रहा है, हाँ 2 दिखा रहा है, देख 2 कैसे दिख रहा है, ये भी समझ। एक सर्कल है ना सर्कल, देख एक टेंजेंट ऊपर की तरफ और एक टेंजेंट, दिखा क्या, हाँ। तो सर इसका इक्वेशन क्या रहा होगा, इसका इक्वेशन रहा होगा, मान लो 2x माइनस वाई और प्लस रूट अंडर 150 इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन रहा होगा 2x माइनस वाई और माइनस 1 अपॉन 150 इक्वल टू 0। सर इस दोनों में कोई फर्क है, दोनों पैरेलल है, दोनों का स्लोप सेम है, दोनों का स्लोप, चेंज किस में हो रहा है, सी में। अरे यार दुनिया समझ में आ रही है कैसे जा रही है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है, पक्का। ये है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या हो गया इक्वेशन ऑफ, नोट कर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमें कुछ चीज बतानी है वो समझानी है। यहाँ थोड़ा सा हमने आपको ये माइनस जी माइनस एफ था ना, तो माइनस जी की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, 2 आई थी, और माइनस एफ कितनी आई थी, तो यहाँ जो हमने पुट किया नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में चेंज करके 4x और 8y, समझ में आई बात, 4x और 8y कर दे तो आपके पास सेंटर जो आएगा वो कितना आएगा, -2 -4, समझ में आ रहा है। तो आपको सारी चीजें सही दिखेगी, क्लियर है ना, ठीक। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, हाँ यहाँ तक आ जाना है, ए यहाँ तक ए नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आना है, ऐसे ए हम हटा रहे हैं, जो बाद में लिखना है, ये क्वेश्चन का हिस्सा, ठीक है, ये वाला ये सब क्वेश्चन का हिस्सा, ए यहाँ तक ये सब, ठीक है, ये है क्वेश्चन का हिस्सा, ये सब क्वेश्चन का हिस्सा, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन, हाँ। बाकी पहले इसको नोट करेगा, इसको नोट करेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पहुँचेगा, एक हजम करने के बाद यहाँ आएगा। इतना कंफ्यूजन क्या है सर, आपने आर में लिखा उसको क्या लिखा था, आर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये तो पहली क्लास का फॉर्मूला है। चल मिटा दे, बस इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ ले, उसके बाद अरे बातें नहीं, अगला टॉपिक डालेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसके बाद ही है, क्या लिखेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहला कौन सा लिखेगा बच्चे, पॉइंट फॉर्म, पहला क्या लिखेगा, पॉइंट, डायरेक्ट लिखेंगे तो अब समझ में आएगा। देख इक्वेशन ऐसा लिखना है, x अपॉन x1 इक्वल टू y अपॉन y, ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, x अपॉन x1। अच्छा इसी को अगर सिंप्लीफाई करेगा तो ऐसे भी लिख सकता है कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, है ना, तो इसको कैसे लिख सकता है मल्टीप्लाई करके, x y1 माइनस का
x प्लस y इक्वल टू कितना बच्चे 0। ये आपका कहलाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक किसके लिए लिख रहा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर के लिए लिख रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज की अगर अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है आपके पास, ये आपका एक किसके लिए लिखा हमने, लिख देते हैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर के लिए, यानी जिसका सेंटर कितना है, ओरिजिन पर, ठीक है। अगर दूसरी बात की अगर इसके लिए पूछ दे हमसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू कितना 0, तब इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम कैसे लिखेंगे? तो दूसरा इसका जो लिखने का तरीका है वो समझेंगे, बहुत आसान है। x माइनस x1 डिवाइड बाई x1 प्लस g। क्या कुछ पैटर्न दिखा क्या? जो पॉइंट पे लिख रहा है उसको x माइनस x1 लिख रहा है और नीचे उसी में g ऐड कर रहे हैं। g क्या है? सेंटर। g क्या है? अच्छा, इसी तरीके से इधर लिखेगा तो y माइनस y1 लिखेगा और इधर आपको समझ आ गया होगा तो y1 प्लस f लिखेगा। बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत वाली बात। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया किस फॉर्म में? पॉइंट फॉर्म में। अगला किस में जाएगा बच्चे? पैरामीट्रिक फॉर्म। देखिए यहीं से कंक्लूड कर देते हैं आपके लिए। क्या पॉइंट सभी को दिख गया पैरामीट्रिक फॉर्म में? कितना है पॉइंट? a cos थीटा a sin थीटा, हाँ है ना। तो क्या यहाँ लिखने वाले हम x अपॉन a cos थीटा इज इक्वल टू y अपॉन a sin थीटा, हाँ या ना बोल। तो क्या आपको यहाँ से दिख रहा है कि a कैंसिल आउट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए? तो यहाँ से अगर हम sin थीटा को इधर लेके आ जाए, sin थीटा को मतलब ये sin थीटा अगर इधर लेके आ जाए तो हम ऐसे लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, लिख दिया क्या? इज इक्वल टू इधर क्या लिखेगा? y अपॉन x। क्या लिखेगा? तो तुम्हें क्या y अपॉन x, तो y इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपके पास? x tan थीटा। ये आपका सिंपलीफाइड वर्जन है किसका? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा चीज लिखने जा रहा है स्लोप फॉर्म, जो अभी हम आपको बता रहे थे, बस उसी चीज को कंक्लूड कर कि यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आप निकालेंगे तो उसका जो m आएगा उसी को आप रिप्लेस करेंगे किससे? -1 अपॉन x, ठीक है। यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जो हम लिख रहे हैं कि द स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is -1 upon m, where m is slope of equation of tangent, slope of equation of। सर क्या कहना चाह रहे हो? हम फिगर से समझा रहे हैं कि अगर ये सर्कल है, अगर ये आपके पास सर्कल है तो यहाँ अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया ना टेंजेंट, तो नॉर्मल कुछ ऐसे गुजर रहा होगा, हाँ या ना बोल। तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? तो अगर इसका स्लोप m है, क्या है? तो इसका स्लोप क्या रहा होगा? बस उस लाइन में m को किससे रिप्लेस कर दे? -1 अपॉन n से। बोल आया? वही हमारा क्या दे जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दे जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ से जो चीजें हमें पढ़नी है वो पढ़नी है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। क्या बच्चे? इक्वेशन ऑफ लास्ट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट अभी लेंथ अगली क्लास में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। अच्छा, एक बात बता, पेयर ऑफ टेंजेंट कब बनेगा? पेयर ऑफ टेंजेंट क्या हर केस में बन सकता है क्या? नहीं। पेयर ऑफ टेंजेंट उसी समय बनेगा जब पॉइंट सर्कल से बाहर लाई करे। पॉइंट सर्कल से, सर क्या कहना चाह रहे हैं? एक सर्कल है तो यहाँ एक पॉइंट है, अब यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है और यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे जा रही है। अब ये जो है वो पेयर ऑफ टेंजेंट है, जिसका ये नाम टी दे दो, इसका नाम आप टी दे। बोल आया? हमसे इस इक्वेशन, ये पेयर ऑफ टेंजेंट जो बन रहा है ना, ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट, इसका इक्वेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसका? अब जो चीज यहाँ याद करना है वो याद रखना है, S(S1) = T(S2)। S(S1) = कितना है? जहाँ S क्या है मतलब बता रहे, जहाँ S का मतलब है x² + y² - a² = 0, और S डैश का मतलब यानी S1 का मतलब है कि उस पॉइंट को आपको सर्कल के अंदर डाल देना है, यानी आपको लिखना है x1² + y1² - a² = 0। बोला आया? जिस पॉइंट पे निकालना है आपको, समझ रहे हो? और t का मतलब है यहाँ पे टेंजेंट, यानी x.x1 + y.y1 - a² = कितना? 0। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर सर्कल का इक्वेशन ऐसा है x² + y² - a² = 0, तब इसका इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। क्या ये फॉर्मूला चिपका दे सीधे सीधे? फॉर्मूला क्या है आपके पास? S.S1 = T(S2)। S की वैल्यू जो है वही रहेगी, हाँ ना, और S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस y1² - T कितना है बच्चे? प्लस y डॉट और माइनस क्या होल स्क्वायर। S(S1) डॉट कितना है? T(S2). दिखा क्या?
अच्छा एक और ध्यान से देखेगा तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ए की पावर 4 बनेगा और इधर भी ओपन होकर ए की पावर 4 बनेगा, यानी कैंसिल आउट होने वाला है। हाँ या ना, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बस आपको चीज बता रहे हैं। अच्छा एक बात बता, अगर ये जनरल सर्कल हो गया, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है? डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझ में आए तो बोलना। सबसे पहले s, सबसे पहले s तो जो है वही लिखेगा, यानी पहले लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c, बोल आया। और इसको मल्टीप्लाई करेगा s1 से, किससे? तो क्या x को x1 से रिप्लेस करेगा, y को y1 से, फिर यहाँ क्या 2gx1 लिखेगा, क्या यहाँ 2fy1 लिखेगा और प्लस यहाँ c लिखेगा, बोल आया। इज इक्वल टू t स्क्वायर, देखते रहना, x डॉट x1 प्लस y डॉट प्लस gx प्लस सोचना प्लस fy प्लस और प्लस और इस पूरे का देख। अगर इस फॉर्मूला को याद करने का अगर तू सोच रहा है तो तू बहुत हिम्मतवार है, मान लिए हिम्मत है। हम तो इसको याद करने को सोच रहे हैं। s डॉट s1 इक्वल टू कितना t स्क्वायर, जहां s का मतलब जो सर्कल है वही, s1 का मतलब उस पॉइंट को सर्कल में पुट कर देना है और t तो हमें निकालने आता है। तो जो इस पूरे क्लास में जो बात याद रखने वाली है वो 3 बातें हैं। पहली बात x स्क्वायर को x डॉट x1 लिखना है, y स्क्वायर को y डॉट y1 लिखना है, 2x को x प्लस x1 लिखना है और 2y को y प्लस। और अगर पेयर ऑफ टेंजेंट की बात आई तो s डॉट s1 इक्वल टू क्या रखना है? एक बात यहाँ भी याद रखना है, पैराबोला में भी याद रखना है, इलिप्स में भी याद रखना है और हाइपरबोला में भी याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन, तब उसका फॉर्मूला होता है, चल रहने दे आज के लिए। ये फॉर्मूला है, s यही हो गया, s1 वैसे निकालेगा जहां जहां x है वहां पॉइंट जो है x1 y1 पुट कर देगा। अब ये s हो गया, s1 हो गया, t हमने लिख लिया, अब इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया, a हो गया s, a हो गया s1, a हो गया t स्क्वायर। उसी तरीके से जनरल सर्कल के लिए s हो गया, a क्या हो गया s1 हो गया और ये उसका टेंजेंट का होल स्क्वायर लिख दिया। आया नहीं आया अभी भी? अरे नहीं आया तो पूछ अभी भी। हाँ ये याद रख, बस इतना याद रख कि s क्या है और s1 क्या है। s जो सर्कल का इक्वेशन वही है और s1 जो है उस सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट पुट करने के बाद जो आ रहा है वो s1 है। समझ में आ रहा है? चल ठीक है, नोट कर। आज इतना ही रख। इसके बाद अगली क्लास में यहीं से शुरुआत करेंगे, इसी फिगर के साथ हम इस लेंथ ऑफ टेंजेंट को पता करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर इसके बीच के एंगल को पता करेंगे और फिर इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया को भी पता करेंगे और फिर यहीं से हम आपको डायरेक्टर सर्कल के पास लेके चलेंगे। यानी सारी क्लास यही घूमेगी अगली क्लास में। इसको थोड़ा ध्यान से देख के, प्यार से देख के आइए, ठीक है? चल, कुछ दिमाग लगा सकता है तो लगा लीजिए, ठीक है? आज की सभा यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।